हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, बहुत सारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको भी देखेंगे, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको भी देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे साइंस का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट। अब हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। एंड ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि अगर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो क्या बनेगा, तो हमारा पहला तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हमारा आयरन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। सारे स्टूडेंट नोट कर लो, देख लो, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो। ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहां पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, या शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो पीएच मान मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो पीएच मान मैं आपको समझा भी चुका हूं। देखो आपका एक स्केल होता है, वो 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है, और बीच में 7 होता है। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि मतलब अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 7 तक या 7 से कम, ठीक है, और अगर क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 और 7 के बीच में, और अगर जल का पीएच मान वो 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, ठीक है, ना इसका कोई स्वाद होगा, ना खट्टा होगा, ना मीठा होगा। तो इसलिए जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 7 होता है, ठीक है। सभी लोग याद रखना कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होती है वो हमारा 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारा तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देख सकते हो लिखा हुआ है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है अगर उसको जीवाणु रहित करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी है CaCl2, ऑप्शन नंबर सी है CuCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3, ठीक है। तो अगर जो पेयजल है उसको जीवाणु रहित करना है तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धातु है, या अधातु है, या उपधातु है, या सी मिश्र धातु है, डी। तो बच्चों एंटीमनी जब आप लोगों को मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आप लोगों को उपधातु पढ़ा रहा था। जब धातु और धातु का चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें एक टॉपिक था उपधातु। अब उपधातु में क्या है कि उसमें मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स, जिसमें मैंने इस चीज को लिया था एंटीमनी, कि नहीं लिया था, अगर आप वीडियो को देखोगे तो मिल जाएगा। तो जो हमारा उपधातु है ना वो एंटीमनी एक उपधातु है, ठीक है। क्या है? उपधातु। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। यहां युग्म है मतलब जोड़ा है, और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, जो हमारा सोडियम क्लोराइड विलयन होता है एवं कॉपर धातु, या फिर बी है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन है एवं एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन नंबर सी है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, या फिर हमारा सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो बच्चों यहां आपको यह बताना है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? सारे स्टूडेंट देखकर नोट कर लो, मैं आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट विलेन एवं कॉपर धातु बिल्कुल सही है। सारे स्टूडेंट नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है, सारे स्टूडेंट नोट कर लो। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते रहो। लिखा हुआ एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु या फिर अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? एसिटिक अम्ल में आपके जो हाइड्रोजन परमाणु है ये कितना है? आपको ऑप्शन नंबर ए है 1 है, या बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो बच्चों एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है, इसको अलग कर लो। यहां हाइड्रोजन परमाणु में 1 हाइड्रोजन है, कितना है? 1 हाइड्रोजन, ठीक है, जो हमारा अम्लीय परमाणु में पूछ रहा है। तो बच्चों यहां हमारा 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एसिटिक अम्ल में जो हमारा अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है वो ओनली 1 होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, जो कार्बन परमाणु है उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। अब इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 4 होगा, तो 4 यानी कि लास्ट कक्षक में हमारा 4 है, लास्ट क्लास में लास्ट कक्षक में हमारा 4 है। तो अगर 4 है तो बच्चा हमारा जो कार्बन की संयोजकता होगी वो 4 होगा, 4, ठीक है, 4 ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां देखो लिखा पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। अगर जो हमारे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें वायु प्रदूषण कम करना है, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? श्वसन है, या प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है, या फिर प्रोटीन संश्लेषण है? तो बच्चों अगर पादपों में वायु प्रदूषण हमें कम करना है तो फिर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो हमारा प्रकाश संश्लेषण का उपयोग होगा, प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो जाइलम और फ्लोएम 2 ऊतक होते हैं, एक हमारा होता है जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम, ठीक है, ये दोनों ऊतक होते हैं। अब पेड़ पौधों में ये दोनों ऊतक 2 कार्य करते हैं। एक तो जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, या फिर भोजन का वहन करता है, या फिर ऑक्सीजन का वहन, या अमीनो अम्ल का वहन। तो बच्चा पार्टी जो जाइलम होता है ना वो किसका वहन करता है? जल का। देखो जा से होता है जाइलम और जा से होता है जल, थोड़ा सा ट्रिक याद रखना। फ्लोएम में क्या है? एफ, एफ से होता है फ्लोएम और एफ से होता है फूड, फूड मतलब भोजन का वाहन। बस आसान सा दोनों याद हो जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों कि प्राग कोश में होते हैं, जो हमारा प्राग कोश होता है उसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वायदल, या अंडाशय, या अंडप, या फिर प्रागकण। तो जो हमारा प्राग कोश होता है, मतलब जो हमारा फूल होते हैं, या फिर जो हमारा प्रागकोश होता है, ठीक है, जैसे आप एक गुड़हल का फूल लो, उसके प्रागकोश में देखो क्या होता है, तो प्रागकोश के अंदर हमारा नरजननांग है। अब इसके अंदर क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। अब बच्चों एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि परागकोश और परागकण दोनों में क्या आता है? पराग पराग। अगर ऑप्शन में देखो तो इसमें हमारा वाहिदल है, अंडाशय है, अंडप है, पराग है। तो पराग से परागकण और परागकोश एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा यही से ये परागकण होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि पुष्प के नर भाग को कहते हैं, जो पुष्प का नर भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पुमंग, या जायांग, या बीजांड, या फिर अंडाशय। तो पुष्प का जो हमारा नर जननांग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से समझो, एक होता है हमारा नर जननांग, एक होता है मादा जननांग। अब बच्चा अगर नर जननांग को हम लोग पुमंग कहते हैं, पुमंग, तो मादा जननांग को क्या कहेंगे? जायांग। तो अगर नर जननांग पूछे तो नर जननांग में आप याद रखना कि पुमंग होता है और मादा जननांग में हमारा जायांग होता है। इतना ध्यान रखना क्योंकि ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में समझो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? एक होता है हमारा नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है। एक नर होता है, एक होता है मादा।
अब नर और मादा में क्या है ना कि नर में मतलब नर जननांग और मादा में मादा जननांग। अब बच्चा ये पूछ रहा है कि इसमें से हमारा कौन सा मादा जननांग नहीं है, अगर मादा नहीं होगा तो नर का होगा। अंडाशय मादा का जननांग है जो कि दो मतलब एक जोड़ी पाया जाता है, जो अंडाशय, ठीक है। गर्भाशय भी है, ठीक है। एंड सी है शुक्रवाहिका एंड डी है डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी का दूसरा नाम होता है अंडवाहिनी। क्या होता है? अंडवाहिनी, ठीक है, याद रखना। अब यहां आपका जो शुक्रवाहिका है ना, शुक्रवाहिका हमारा नर जननांग है। क्या है? नर जननांग। तो ये हमारा हो जाएगा गलत कि ये मादा जननांग का भाग नहीं है, ये हमारा नर जननांग का भाग है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 फोकस करो बच्चों यहां कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। या फिर इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ सकता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। मतलब जो मेंडल थे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी, जिन्होंने 3 नियम दिए थे और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, तीनों याद रखना, ठीक है। अब इसमें किस चीज पर प्रयोग किए थे? पपीता पर या आलू पर या मटर पर या फिर अंगूर पर। तो बच्चों आनुवंशिकता जो विकास का जो पूरा प्रयोग हुआ था वो मटर पर हुआ था, जो मेंडल जी ने किया था, ठीक है, मटर पर। अब बच्चा एक बात बताना कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना, हर एक स्टूडेंट को बताना है कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा यह है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहां, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। मतलब जो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता की गई है। ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, एंड डी है जीवाणु से। तो आप लोग बताओ कि इन सब से हम अपनी तुलना कर सकते हैं? नहीं, लेकिन भैया विकासीय दृष्टिकोण से तुलना की गई है, मतलब उससे समानता बताई गई है, तो वो हमारा किससे है? चिंपैंजी से। किससे है? चिंपैंजी। तो अगर कोई कह दे चिंपैंजी तो गुस्सा आएगा, लेकिन विकासीय दृष्टिकोण से इनसे हमारी अधिक समानता की गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ध्यान से। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण हमारा होगा। देखो दर्पण जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो अवतल दर्पण जो हमारा होता है उसमें एक प्रतिबिंब हमारा सीधा एवं आभासी बनता है, जो हमारा कहां रहता है? बिल्कुल निकट रहता है। और सारा दूर रखा जाता है, तो उसका हमारा उल्टा एवं वास्तविक बनता है। तो ये केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी है, अवतल दर्पण में हमारा संभव है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है इन चारों में से जिसको हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए है कांच, बी है हमारा जल, सी है प्लास्टिक, एंड डी है मिट्टी। तो आप लोग बताओ कि अगर हम मिट्टी से क्या बना दें, लेंस बना दें, तो क्या दिखाई देगा? ठोक दोगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपका लेंस मान लो चश्मा है, चश्मा मिट्टी का बना दिया जाए तो कैसे देखोगे। तो इसीलिए हमारा एग्जाम्पल सही है ये ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि स्वस्थ नेत्र की निकट बिंदु होता है, और इसी क्वेश्चन को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कई प्रकार से। यह एक स्वस्थ मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर इनफाइनाइट। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युत धारा का असाई मात्रक है।
अभी मैंने जस्ट मॉर्निंग में पूछा था पोल पर, कम्युनिटी पर, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, बी है ओम, सी है जूल या डी है एम्पियर। इसको भैया डी कर लेना और इसको वी कर लेना, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है, ध्यान से देखो, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जो हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की इन चारों में से कौन सी युक्ति है? जनित्र है, या फिर गैल्वेनोमीटर है, या फिर अमीटर है, या फिर डी है मोटर है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो हमारी युक्ति है वो है जनित्र। क्या है? जनित्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का इन चारों में से कौन सा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला या पेट्रोलियम, डी है जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा, बच्चा पलटे, जीवाश्म ऊर्जा का जो हमारा स्रोत है वो है कौन सा? कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम। तो इसमें हम लोगों ने 20 ऐसे एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां अब आप लोग आ जाओ, क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले ही चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, ऊष्माक्षेपी या दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, मैं गारंटी ले सकता हूं। और या फिर दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दहन यानी कि दहन का मतलब यही है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक हेडिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है कि दहन, जिसका नाम दहन है, ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई चीज बनाया जा रहा है और उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो फिर वो हमारा क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, काफी आसान सा एक लाइन का एग्जाम्पल। हम लोग एक बहुत ज्यादा आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान सा। अगले पेज में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं, यहां मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो, एग्जाम्पल हमारा ऊष्माक्षेपी का है। देखो, मान लो मैंने लिया क्या? मैंने ले लिया CH4। ये क्या है? मेथेन है, याद रखना, CH4 हमारा मेथेन है। और प्लस मैंने ले लिया O2, 2O2 ले लिया, यानी कि ऑक्सीजन के हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखो हमें मिलेगा क्या? मैं एक C ले लूंगा, C, और यहां से O2 ले लूंगा, O2, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। प्लस अब देखो बचता क्या है, यहां हमारा 4 बचा है H, तो यहां 2H2, यानी कि 4 हमारा H हो गया। और O कितना बचा है? यहां 2, 2, 4, तो यहां 2 मैंने लिया है, तो यहां O लगा दो, यानी कि हमारा वाटर है, पानी है। लेकिन इसके साथ हमारा ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। क्या? ऊष्मा बाहर निकल रहा है, मतलब हमारा प्लस ऊष्मा है, ये हमारा प्लस ऊष्मा निकल रहा है। बस ये एग्जाम्पल लिख दो, आसान सा, काफी आसान एग्जाम्पल बता दिया, बस इसमें यही इतना है। दूसरा अभिक्रिया हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होने का मतलब अपनी तरफ खींचती है, तब फिर उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, भी आसान सा एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन N2, क्या ले लिया? N2, ठीक है, नाइट्रोजन, प्लस मैंने ले लिया O2, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें मिलेगा क्या? इनको, इसमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है, तो इसमें हमें मिलेगा, एक तो 2 है, 2NO, क्या मिलेगा? 2NO, ठीक है। और यहां हमारा माइनस ऊष्मा हो रहा है। माइनस ऊष्मा होने का मतलब है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है,
ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो इसमें मैंने माइनस ऊष्मा लगा दिया। बस ये दोनों हमारा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया काफी आसान से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पूरा आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पहले क्वेश्चन में। दूसरा देखो, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है, ठीक है, मतलब एथिल अल्कोहल से हमें एथिलीन प्राप्त करना है। या फिर जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या होता है, या फिर एथिलीन प्राप्त करने की विधि लिखिए, ठीक है। तो यहां पहले आप छोटा सा लिख दो कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें एथिलीन प्राप्त होता है। एथिलीन प्राप्त होता है, अब कैसे प्राप्त होगा अभी मैं आप लोगों को अगले पेज में रासायनिक अभिक्रिया के साथ समझाता हूं, रासायनिक अभिक्रिया के साथ। अब हम लोग एथिल अल्कोहल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रवाहित करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल में C2H5OH, ठीक है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, और इसमें हम लोग H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर हमें क्या मिलेगा यहां, इसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, गर्म करना है। तो फिर हमें मिलेगा, सबसे पहले समझो यहां से C2H5, ठीक है, O को आपको छोड़ देना है, H को लेना है, H, और यहां से SO4 ले लेना है, SO4, और प्लस हमारा H2 यहां है और एक O ये बीच में है, तो वो हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि पानी हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और ये हमारा क्या है, C2H5 से होता है एथिल, H से हाइड्रोजन, SO4 से सल्फेट, यानी कि आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये, ठीक है। अब इसको हम लोग पुनः गर्म करेंगे, C2H5, ठीक है, HSO4, इसको हमें 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, ठीक है, इसको गर्म किया गया। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हमें मिलेगा C2H4, ये हमारा एथिलीन, ठीक है, ये हमारा एथिलीन मिल गया, यही हमारा एथिलीन है जो कि हमें यहां से प्राप्त करना था। अब जो बचा है उसको बाहर निकाल दो, देखो यहां से एक H तो यहां बच गया, एक H ये है, ठीक है, H2SO4, बस ये बाहर निकल गया। अब यहां देख लो हमारा एथिल अल्कोहल से ये हमारा एथिलीन मिल गया, ये हमारा एथिलीन है C2H4, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, H2SO4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझो, इसमें लिखा हुआ है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, ठीक है, या फिर परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो ध्यान से समझना कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या क्या होगी, सीमित होगी, तो परिवार अधिक सुखी तथा जीवन अच्छा रहन सहन होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है नहीं, परिवार नियोजन के बारे में आप खुद से बता सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सारा क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझो कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। देखो मैं आपको समझा देता हूं, यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो फिर यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग कम हो जाता है। देखो हमारा वायु में जो है, वायु में वेग अधिक रहेगा, लेकिन जब जल में जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा विलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सारा तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझो जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है यदि किसी चालक में प्रवाहित 4 एम्पियर हो, मतलब धारा हमारा 4 एम्पियर हो और 1.5 मिनट में प्रवाहित होता हो तो आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। भैया छोटा सा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है,
सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखो, हमारा धारा दे रखा है ना, यानी कि हल समझ लो, धारा यानी कि आई हमारा दे रखा है 4 एम्पियर, ठीक है। और हमारा समय यानी कि टी हमारा दे रखा है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। पहले आप इस मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, सबसे छोटी इकाई में। तो मिनट को अगर आप सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 7 सेकंड, और ये 0.5 यानी कि हमारा हो जाएगा, देखो 1.5 है, इसमें आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से करोगे तो हमारा ये कितना आएगा, 90 मिनट आएगा, सॉरी सेकंड आएगा। क्या आएगा, सेकंड, 90 सेकंड, 90 सेकंड मिल गया। बहुत आसान तरीके से समझो, ठीक है। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी। हमें आवेश ही ज्ञात करना है ना, यहां आवेश, तो I हमारा कितना है, 4 है, और सेकंड में T करना है 90 है, तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 360, और इसका मात्रक होता है कूलाम। यही हो गया 360 कूलाम। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, जैसा आप लोग चाहते हो वैसा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कराए जाएंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।